आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत वाहिकः रूप के आगे जो रूप हैं गव्यम आदि, उन रूप को सिद्ध करेंगे और साथ ही उससे संबंधित जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या भी करेंगे। तो आज का जो हमारा सूत्र है तद्धित प्रकरण के अंतर्गत, सूत्र है गोर अजादि प्रसंगे यत। गोर अजादि प्रसंगे यत। सूत्र कह रहा है अजाति प्रत्ययों के प्रसंग में गो शब्द से प्राग दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञक यत प्रत्यय होता है। अजाति प्रत्यय किसको कहेंगे? अच आदि में है, स्वर आदि में है, जिनके ऐसे प्रत्ययों की जहाँ बात हम करें वहाँ गो शब्द से प्राग दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञक यत प्रत्यय होता है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं गव्यम। गव्यम का अर्थ है गवि भवम, गो में होने वाला, या गोर अपत्यम, गो की संतान, गो में होने वाला या गो की संतान। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं गवि भवम या गोर अपत्यम, तो यहाँ पर गो इस शब्द से गो इस शब्द से परे गस सुबंत आएगा। गो गस, इस सुबंत से परे यहाँ पर गोर अजाति प्रसंगे यत सूत्र से यत प्रत्यय हो जाएगा। जब यत प्रत्यय हो गया, गो घस और यत, यत में त की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। अभी जब हमने हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी, गो घस और य शेष रहा। अब यत में त की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप ऐसे लोप हो गया। कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और सुपो धातु प्रातिपदिक से जो गस है, इस गस का लोप हो गया, तो शेष रहा हमारा गो धन य। यानी गव्यम रूप की जब हम सिद्धि कर रहे हैं तो गो गस इस सुबंध से परे हम गोर जाति प्रसंगे यत से यत प्रत्यय करेंगे। यत प्रत्यय में त की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। गो गस यत, कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सुपो धातु प्रातिपदिक से यहाँ पर गस जो सुप है इसका लुक हो जाएगा, तो शेष रहेगा गो और य। अब सूत्र हम वांतो ये प्रत्यय प्रथम वर्ष में ही पढ़ चुके हैं। सूत्र वांतो ये प्रत्यय यकारादि प्रत्यय परे होने पर ओ को अवादेश करता है। वांतो ये प्रत्यय यकारादि प्रत्यय परे होने पर ओ को अवादेश करता है। तो गो और य में यकार प्रत्यय यत का य परे है, इसलिए ओ को अवादेश हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा गव धन य। संयुक्त कर देंगे तो रूप बनेगा गव्य। गव्य रूप बन गया। सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। सुओजस से सु प्रत्यय की प्राप्ति हुई, गव्य और सु, और अतोम से हम आदि आदेश होकर हमी पूर्व से पूर्व रूप होकर गव्यम रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम गव्यम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सूत्र आएगा गोर अजाति प्रसंगे यत। गो गस इस सुबंध से परे हम यत प्रत्यय कर देंगे। बाकी प्रक्रिया उसी प्रकार से चलेगी। ताकि संज्ञा हो जाएगी यत के हलंत्यम से, कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस सुप का लुक हो जाएगा। केवल सूत्र यहाँ जो आएगा नया वांतो ये प्रत्यय है, जो कि ओ को अवादेश करेगा और गव्य रूप निष्पन्न
हो जाएगा, सु आदि का प्रयोग होकर गव्यम रूप निष्पन्न हो जाएगा। अब जो शब्द रूप हम सिद्ध करने जा रहे हैं, ओत्सह। ओत्सह शब्द की व्युत्पत्ति हम करें तो उत्से भव इति ओत्सह। यहाँ पर भी तत्र भव इस प्राग्दिव्यति अर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय होना चाहिए था। विगत अंकों में मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि प्राग्दिव्यति अर्थ जो है हमारे तत्र भव, तेन रक्तम रागात्, तस्य अपत्यम, ये इन अर्थों में जो प्रत्यय हो रहे हैं ये सब प्राग्दिव्यति अर्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं उत्से भव, तो यहाँ पर तत्र भव इस प्राग्दिव्यति अर्थ में अण प्रत्यय होना चाहिए, वहाँ होने वाला तत्र भव, तो उत्से भव। यहाँ पर भी तत्र भव इस प्राग्दिव्यति अर्थ में अण प्रत्यय होना चाहिए, किंतु सूत्र है उत्सादिभ्यो अयन। ये कहता है उत्स आदि गणपठित शब्दों से प्राग्दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय न होकर तद्धित संज्ञक आय प्रत्यय होगा। वैसे जब हम कर रहे हैं व्युत्पत्ति उत्से भव, तो तत्र भव इस प्राग्दिव्यतीय अर्थ में तत्र भव इस सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय होना चाहिए, किंतु यहाँ पर इस अण का बाद हो जाएगा और उत्सादिभ्यो अय से यहाँ पर तत्र भवः इस प्राग्दिव्यतीय अर्थ में अण प्रत्यय न होकर अय प्रत्यय हो जाएगा। तो उत्से भवः कह रहे हैं तो उत्स गी सप्तमी विभक्ति का गी प्रत्यय आएगा। उत्से भवः तो उत्से सप्तमी विभक्ति का है, इसलिए यहाँ पर गी ये भी सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय आ रहा है। उत्स गी और अय यह की संज्ञा हो जाएगी। तो तद्धि समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से गी सुप का लुक हो जाएगा। उत्स और अशेष रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि अय के य की हमने उच्च संज्ञा करी है, इसलिए यथ परे है, यथ। तो तद्धितेषु अचामादे से सूत्र से यथ परे होने के कारण से आदि अच जो है उसको वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो उत्स में जो उ आदि अच है उसको वृद्धि होगी औ, उ को वृद्धि होगी औ होकर हमारा रूप बन जाएगा औत्स और अ। औत्स और अ जो बन गया, यहाँ पर यस्यति च से औत्स का जो स का आकार है उस आकार का यस्यति च सूत्र से उस भ संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा और रूप बनेगा औत्स अ। अब औत्स और अ क्योंकि स हलंत का है उसके पश्चात आकार है, दोनों को मिला देंगे तो औत्स रूप बन जाएगा। सु आदि विभक्ति कार्यों का प्रयोग होकर औत्सह रूप यहाँ पर निष्पन्न हो जाता है। यहाँ पर समझने की बात यही है कि हम औत्सह की व्युत्पत्ति तो यही कर रहे हैं उत्से भवा, इसलिए यहाँ पर उत्सगी इस सुबंत प्रातिपदिक से, क्योंकि उत्से सप्तमी विभक्ति का रूप है इसलिए सप्तमी विभक्ति के एक वचन गी प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है। उत्सगी सुबंत से परे प्राग्दिव्यतीय तत्र भव के अर्थ में अण प्रत्यय होना चाहिए, किंतु उसका बात कर रहा है उत्सादिभ्यो अय। जैसे कि हमने अभी विगत अंक में बाहिका बाह्य रूप निष्पन्न किए हैं, वहाँ पर भी
अण प्रत्यय का बाद होकर ईकक और यह प्रत्ययों का प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अण प्रत्यय का बाद करके आय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और प्रक्रिया वही रहेगी। उत्स गी आय, गी सुबंत का लोप हो जाएगा सुपुधातु प्रातिपदिक से। उत्स में जो आदि उकार है उसकी तद्धितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि हो जाएगी और सौर अ यसेति जैसे स के आकार का लोप हो जाएगा और अ संयुक्त करने पर औत स्वरूप निष्पन्न हो जाएगा। विभक्ति आदि कार्य करके औत सह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो औत सह तक हमारे यहाँ तक प्राग्दिव्यति अर्थों के जो साधारण प्रत्यय हैं उनका विवेचन यहाँ पर समाप्त हुआ। अपत्यार्थ से लेकर विकारार्थ तक अर्थात प्राग्दिव्यतीय अर्थों के जो साधारण प्रत्यय हैं उनका यहाँ विवेचन समाप्त हुआ। अब आगे जो और सूत्र हैं जो रूप हैं उनसे संबंधित उनकी निष्पत्ति हम अगले अंकों में देखेंगे। धन्यवाद।